नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। आज के 3 मुख्य विषय: क्या बंगाल में टूट जाएगी भाजपा, दूसरा क्या मायावती जी की निष्कासन जो नीति है वो उनको भाजपा के पाले में ढकेल रही है, और तीसरा क्यों इस्तीफा देना पड़ा मध्य प्रदेश के डॉक्टर्स को। अब इन 3 विषय के अलावा मुझे ऐसा लगा कि 3 विषय और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसको मैं सिर्फ एक लाइन में बोल दे रहा हूं। विनोद दुआ को सुप्रीम कोर्ट से राहत, वो एक बड़ा टॉपिक है और एक उस पर ज्यादा विमर्श होना चाहिए, उस पर बातचीत होनी चाहिए। और खास करके इस तरह की जो एक सरकार या सरकार द्वारा प्रायोजित लोग जब इस तरह के एफआईआर कराते हैं तो उनके ऊपर भी कोई लगाम लगाने की जरूरत है। दूसरा मुझे ये लगता है कि जो कांग्रेस की आपसी अंदरूनी लड़ाई है पंजाब में, उस पर भी बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि उससे कांग्रेस की पोजीशन पंजाब में मुश्किल हो रही है। तीसरा, ये जस्टिस अरुण मिश्रा हैं, उनका जिस तरह से अपॉइंटमेंट हुआ है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन के पद पे, वो भी एक चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन हम अपनी बात, जैसा शुरू में मैंने बताया, इन्हीं 3 चीज पे रख रहे हैं। तो सबसे पहले बंगाल में जो बीजेपी टूटने की कगार पे है, देखिए वहां के जो मुख्य उसके कर्ता धर्ता बीजेपी को वहां लाके वो करने वाले, वो तृणमूल कांग्रेस से ही आए थे और उनका नाम था मुकुल रॉय। मुकुल रॉय समझ लीजिए वो हैं जो अमित शाह मोदी जी के लिए हैं, वही मुकुल रॉय एक जमाने में ममता बनर्जी के लिए थे। पुराने यूथ कांग्रेस के सब लोग लीडर हैं। 98 में जब तृणमूल कांग्रेस बनी तो उस समय पहले दिन से संस्थापक सदस्यों में या संस्थापक के जो कर्ता धर्ता हैं वो हैं, और उन्हीं के अगल बगल ये चल रही थी तृणमूल कांग्रेस। उनको ममता बनर्जी ने एमपी भी बनाया। जब वो रेलवे में, जब बंगाल में आई चीफ मिनिस्टर बनने, तो उन्होंने अपनी जगह रेल मंत्री उनको बनाया, वो रेल मंत्री भी बने, जहाजरानी मंत्री भी थे। उनको पूरा इज्जत और सम्मान दिया गया और वो उन्होंने तृणमूल को अपने कंधों पे बिल्कुल ठीक से चलाया भी। उनकी कुछ दिक्कत शुरू हो गई थी जब दो कारण हुए। एक तो शारदा केस हुआ और एक नारद केस हुआ, जिसमें आप अभी सुन ही रहे हैं, गिरफ्तारी हो रही हैं। वो शारदा चिट फंड हुआ था। और उससे भी ज़्यादा अहम हुआ जब ममता बनर्जी के जो भतीजे थे अभिषेक बनर्जी, वो एमपी बन गए और वो थोड़ा पार्टी के कामों में इंटरेस्ट लेने लगे, यूथ विंग के हेड हो गए। तो कहीं मुकुल रॉय को ऐसा लगा कि उनकी जो जैसे नंबर 2 की पोजीशन थी उस पर खतरा है। केवल यही वजह नहीं थी। देखिए, आदमी ठीक से अपने घर में रहता है, इधर एक भाई साहब हैं जो अपने को चाणक्य कहते हैं और वो कांस्टेंट लगे रहते हैं कि कैसे टूटे कैसे टूटे कैसे टूटे। तो डरा के, धमका के, प्यार से, दुलार के, ये सब वो करना शुरू किए। तो मुकुल रॉय 2017 में तृणमूल छोड़े और उसके बाद वो भाजपा ज्वाइन कर लिए। उनको उसके बाद आजकल वो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं भाजपा के। लेकिन जैसे वो भाजपा की कुछ चीजों से उनका शायद बहुत रूबरू नहीं था, क्योंकि वो तो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट से और कांग्रेस के कल्चर से आ रहे थे। अभी क्या हुआ कि इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में वो इलेक्शन लड़े और शुभ्रांशु, उनके जो लड़के हैं, ये भी इलेक्शन लड़े। शुभ्रांशु पहले भी एमएलए रहे, वो हार गए इलेक्शन। अभी क्या हुआ कि उनकी जो पत्नी है कृष्णा जी, वो 14 मई को अस्पताल में कोरोना के चलते भर्ती हो गए। क्योंकि अब मुकुल रॉय से तो मतलब निकल गया था, तो मुकुल रॉय अब इनके बाद काम के नहीं थे। 14 मई से 3 जून तक किसी ने कोई बातचीत नहीं की। मतलब एक जो पुरसा हाल होने वाला नहीं होता, एक सामान्य शिष्टाचार होता है कि भाई वो है, कोई अस्पताल भी नहीं गया। वो उधर कोरोना से अपनी जूझ रही थी। इस बीच एक स्टेटमेंट और आया जिसकी वजह से ये लगा कि कुछ सुगबुगाहट है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस में ऐसे छोड़ के भाजपा में गए हुए कई नेता सार्वजनिक रूप से और कई नेता प्राइवेटली, जैसा कहा जा रहा है, उसमें से कुछ एमपीज भी हैं, कुछ एमएलएज भी हैं, कुछ नेता हैं, वो वापस अब तृणमूल में आना चाहते हैं। और कुछ ने सार्वजनिक रूप से ममता बनर्जी से माफी भी मांगी है। अब इस पे क्या हुआ, जो मुकुल रॉय के लड़के हैं शुभ्रांगु, उन्होंने एक फेसबुक पे या एक सोशल मीडिया पे उन्होंने एक रिमार्क डाला कि ये जो आप लोग बीजेपी के लोगों से उन्होंने कहा कि ये जो आप लोग तृणमूल के पीछे लगे हुए हैं, तो इस समय तृणमूल की निंदा करने का टाइम नहीं है, इंट्रोस्पेक्शन का है, आत्मविवेचना का वो है। अपने ऊपर देखिए कि कहाँ क्या गलती हुई थी। उसको भी कहीं लोग देखे कि उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो रहा है फॉर तृणमूल। दूसरा, ममता बनर्जी ने जब इलेक्शन कैंपेन चल रहा था
उस समय भी उन्होंने कुछ इंडिकेशंस दिए थे जो अब आप अगर रीड करिए तो उसको रेफरेंस समझ में आता है। उन्होंने कहा था कि मुकुल रॉय को जो सीट दी गई है उनके होम टाउन से बहुत दूर सीट दी गई है, शुभेंदु अधिकारी से बेटर उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था जो नहीं मिल रहा है, इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि शुभेंदु राय के मुकाबले मुकुल रॉय ज़्यादा बेहतर आदमी है। ये बात ममता बनर्जी ने सार्वजनिक मंच से कही थी। अब क्या हुआ कि 2 जून को अभिषेक बनर्जी अस्पताल पहुंच गए मुकुल रॉय की पत्नी को देखने। वहाँ उनके पुत्र उपस्थित थे, इन लोग मिले, हालचाल हुआ, उसके आगे चले आए। 2 घंटे के अंदर जो दिलीप घोष हैं, जो वेस्ट बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो सारे काम धाम छोड़ के, उनको 14 मई से अभी तक टाइम नहीं मिला था, उस समय टाइम मिल गया। जैसे उनको खबर में 2 सिर के पल भागते हुए जल्दी से आके उन्होंने भी ये रस्म पूरी की। लेकिन ये तो सभी को समझ में आ रहा है ये तुम इसलिए आए क्योंकि अभिषेक बनर्जी आए थे। और 3 जून को मोदी जी, जो ममता बनर्जी को, जिनको ये कहने में कि आप जीत गई और ये फोन उठा के कहने में उनको टाइम लगा था, उन्होंने को याद आया और उन्होंने 14 मई की एडमिट हुई कृष्णा जी की हालचाल लेने के लिए 3 जून को मुकुल रॉय को फोन किया, भाई उनकी तबीयत कैसी। बहुत कंसर्न हो गए मोदी जी। हम लोगों ने ये सफर करीब 3 साल पहले डगमगाते हुए शुरू किया था। आज आप लोगों का प्रेम के साथ हम 2 लाख से ऊपर का परिवार हो गए हैं। और अब इस चैनल को स्थायित्व देने के लिए आप सब लोगों से, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, से आग्रह है कि हम एक नई मेंबरशिप स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। इस मेंबरशिप स्कीम में 3 कैटेगरीज हैं। एसोसिएट है 199 रुपये के, 199 रुपीज़, देन पार्टनर 1199, 1199, 1199 रुपये, और फैमिली है उसमें 3999, 3999। आपसे आग्रह है कि अभी तक जिस तरह का प्रेम और सहयोग आपने दिया है, और ख़ास करके इस प्रोग्राम में मेंबरशिप लेके आप हमारा उत्साहवर्धन करेंगे, हमें रास्ता भी दिखाएंगे और इस पूरे चैनल को एक नई दिशा की ओर ले चलने में सहायता करेंगे। धन्यवाद। अब ये सब इंडिकेशन बहुत से हो रहे हैं कि एक बड़ा वर्ग, और खास करके मुकुल रॉय खुद, क्योंकि वो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उनको सेंटर, वो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पे सारा तवज्जो शुभेंदु अधिकारी को दिया जा रहा है। उनको कोई केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई जगह भी नहीं मिली है। बाबुल सुप्रियो, जो उनसे बहुत जूनियर हैं, जो उनके सामने कहीं राजनीतिक रूप से कहीं टिकते नहीं हैं, उनको तक मंत्रिमंडल में दिया हुआ है। वो हार गए हैं विधानसभा इलेक्शन, फिर उनको मंत्री बना दिया गया। तो ऐसा माना जा रहा है कि मुकुल रॉय भी क्षुब्ध हैं और उनको ये अपनी आगे की पॉलिटिक्स से समझ में आती है कि तृणमूल के साथ रहने में ही है। तो इस तरह की भी उम्मीद है कि शायद इन लोग फिर वापसी की बात कर रहे हैं। आज एक तृणमूल की खास बैठक है जिसमें ये तय होना है कि इन लोगों का क्या होगा आगे, की कौन हारा क्या जीता, उसमें होगी। और उसमें ये चर्चा भी ज़रूर होगी कि जो हमें छोड़ के गए थे और फिर वापस आना चाहते हैं उनको क्या करें। तो इसलिए बीजेपी में एक वो हलचल बहुत है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो गई है जो जिसको कहते हैं कि पर्दे के पीछे वाली बात, वो ये है कि प्रशांत किशोर 1 महीने की छुट्टी पे गए हुए थे, थकान मिटा रहे थे, वो वापस फिर पहुंच गए हैं। और अब की ऐसा कहा जा रहा है कि अब की उनका कैंपेन बिल्कुल क्लियर है। उनको, ममता बनर्जी को, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसके अनुसार ममता बनर्जी को नेशनल पॉलिटिक्स में स्टैब्लिश करना है, उनको नेशनल लीडरशिप देनी है। लेकिन प्रशांत किशोर ये भी जानते हैं कि अगर वो केवल नेशनल उस पर लग गए तो वेस्ट बंगाल गड़बड़ होने लगेगा। तो उनके 2 वो हैं, एक तो उनका MP इलेक्शन को ठीक करना है, ममता बनर्जी को करना है। तो प्रशांत किशोर के वहाँ आ जाने से ममता बनर्जी और तृणमूल वाले काफ़ी रिलैक्स हैं। उनको लग रहा है कि अब जो रास्ता हम चुन रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त होगी। अब दूसरा टॉपिक है कि जो मायावती जी लगातार निष्कासित कर रही हैं अपने सदस्यों को, MLAs को, तो ऐसा लग रहा है कि वो भाजपा के पाले में धीरे धीरे खिसक, मतलब वो जा रही हैं। कारण यह है कि एक तो ये कहीं निकलती नहीं है, इनसे कोई बात नहीं कर सकता है, ये एक अपने शेल में रहती हैं, एक ढंग से ऑर्गेनाइज करती हैं। अब आप एक चीज़ ये देख लीजिए कि BSP का ज़्यादा वो जगह उपस्थित है बनिस्बत तृणमूल के। BSP पंजाब में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में, कई स्टेट्स में है। लेकिन मायावती को कहीं पे भी
कोई नेशनल लीडरशिप या ऑपोजिशन लीडरशिप की बात ही नहीं करता है, क्योंकि वो कहीं प्रोएक्टिव होती ही नहीं है। उन्होंने अभी 2 दिन पहले अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 लोग थे, लालजी वर्मा 5 बार के एमएलए हैं, जाट से कुर्मी हैं, और अंबेडकर नगर कटहरी से वो एमएलए होके आते हैं, नेता विधानमंडल दल थे बीएसपी के। और दूसरे उनके राम अचल राजभर, ये भी अकबरपुर अंबेडकर नगर से आते हैं। अकबरपुर वहीं जहाँ के डॉक्टर लोहिया थे, क्योंकि जो भी समाजवादी है उसको अकबरपुर का नाम लेते ही डॉक्टर लोहिया की याद आ जाती है। राम अचल राजभर इनके कद्दावर नेता रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं उत्तर प्रदेश के, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं। अब इनके पास जब 2017 का इलेक्शन हुआ था तो 19 एमएलए जीत के आए थे 403 में। अब बचे हैं 7। 11 एमएलए को इन्होंने पिछले 18 महीने में निष्कासित कर दिया है। उस 7 में एक मुख्तार अंसारी भी हैं। और मैं इसलिए इस बात को आपसे कह रहा हूं, मुख्तार अंसारी की बात, कि आज एक बड़ा सब लोग लगे हुए हैं ना मुस्लिम वोट के पीछे, मुस्लिम वोट के पीछे। आपने मुख्तार अंसारी गुंडे हैं, बदमाश हैं, उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई, मतलब जितने मुकदमे बरी होते जा रहे हैं। तो इस देश में बरी होकर अगर लोग मंत्री बन सकते हैं, गृह मंत्री बन सकते हैं, तो मुख्तार अंसारी में कौन सी ऐसी दिक्कत है? तो ये आपको एक बार भी ऐसा लगा, मैं ये दोनों को इसको वो मानता हूं। आपने कभी मायावती का कोई बयान देखा मुख्तार अंसारी के पक्ष में, जिस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है, अच्छा बुरा जो भी है, आपने नहीं देखा होगा। आपने कभी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सब लोग मुस्लिम वोट को ये समझते हैं कि ये तो मेरी वो है, मतलब ये जाएंगे कहां। वही अखिलेश यादव भी करते हैं। आपने उनका बयान देखा आजम खान को रिलीज कराने के लिए उन्होंने कोई वो मुहिम चलाई। मैं जब ये कहता हूं तो कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन ठीक है, मुस्लिम वोट चाहिए, लेकिन जो मुस्लिम लीडर हैं उनके बारे में कोई उनकी खैर खा नहीं लेनी है। मायावती जी का एक अजीब ढंग का एक स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। अगर आपको याद हो, अब वो बिल्कुल तनहा होती जा रही हैं। उनके जो सबसे विश्वास पात्र थे पुरानी रिजीम में, स्वामी प्रसाद मौर्य उनके साथ नहीं है, भाजपा में है। बाबू सिंह कुशवाहा उनके साथ नहीं है, कहाँ हैं, अपनी पार्टी बनाए हैं, जेल में हैं, बाहर हैं, कभी जेल में रहते हैं। नसरुद्दीन सिद्दीकी जो कांग्रेस में है। अच्छा, ये सारे लोग इनके कर्ता धर्ता थे। आज ये सारे लोग कहीं पे भी गए हैं तो इनको वो इज्जत सम्मान नहीं मिला है। और जितना पैसा इन लोगों के पास, जितनी अकूत संपत्ति इन्होंने मायावती जी के रिजीम में कमाई है, उतनी नहीं कमाई है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई नाम जानता है बीजेपी में? आज बाबू सिंह कुशवाहा कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं मालूम। आज नसरुद्दीन सिद्दीकी को कोई कांग्रेस में सीरियसली लेता है? मायावती जी के यहाँ दिक्कत क्या है कि पहला उनका क्राइटेरिया है कि उनकी मायावती जी के प्रति सबकी निष्ठा होनी चाहिए, पार्टी के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। और वो जो हिसाब किताब होता है ना टिकट देते समय इनके यहाँ छोटा टिकट हो बड़ा टिकट हो, एक हिसाब किताब होता ही है, उसमें 1 पैसे की भी वो जो है वो बर्दाश्त नहीं है। मतलब अगर उस हिसाब किताब में कुछ ऊंच नीच हुआ तो तुरंत एक्सपेल। आपको याद होगा नसरुद्दीन सिद्दीकी के वो टेप, और वो जहां पे वो पैसे के लेन देन को लेके कितना कह रहे थे कि नहीं मैंने भी किया और रसीद हो गई और फलाना हो गया। खैर, दूसरी दिक्कत क्या है कि मायावती जी के पास कोई सेकंड लीडरशिप अब नहीं रह गई है। कहने को सतीश मिश्रा जी हैं। सतीश मिश्रा जी बेसिकली उनका एक सुरक्षा कवच ये है कि वो उनको जेल जाने से या उनके ऊपर जो इतने मुकदमे हो रहे हैं उससे बचाए रहते हैं। वो कोई, अगर आज सतीश मिश्रा जी के ऊपर मायावती जी का हाथ ना हो तो वो कौन है, वो कितने वोट दिला सकते हैं? वो ब्राह्मण नेता के रूप में किए जाते हैं। लेकिन जिनको भी उन्होंने प्रमोट किया, कोई उनका जूनियर था तो कोई उनका रिश्तेदार था, कोई उनका भाई था, कोई उनका मुंशी था, कोई इस तरह के लोगों को किया जो भी उनके अगल बगल थे। एक चीज़ और है कि इस बार टिकट की कितनी मारामारी होगी ये भी समझना मुश्किल है, क्योंकि भाई अगर दाम चढ़ा हुआ रहेगा तभी टिकट की वो रहती है। इस समय तो लगता नहीं कि बहुत टिकट की मारामारी होगी। मुझे एक चीज़ और लगता है कि मायावती जी का इसलिए थोड़ा सा मुश्किल समय है कि उनके पास ऑप्शन बहुत नहीं बच रहे हैं। उनके पास वो कई बार सपा के साथ और कांग्रेस के साथ हो चुके हैं। अब उनके पास ले दे के मुझे लगता है कि अंतोगत्वा कहीं ना कहीं उनको बीजेपी के साथ गठबंधन या पोस्ट पोल या कुछ ना कुछ उसी के साथ करना पड़ेगा। अगर इनके पास इतनी सीट आती हैं और बीजेपी की सीट कम पड़ती हैं। एक फैक्टर को अभी हम लोग इस समय के अभाव के कारण नहीं कर रहे हैं। एक चंद्रशेखर जी जो अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो एक दलित नेता के रूप में उभरे हैं, उस फैक्टर को अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मायावती जी को उस फैक्टर को भी तो कहीं ना कहीं काउंट करना ही होगा।
अब हम लोग तीसरे उसमें आ जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स को इस्तीफा क्यों देना पड़ रहा है। आप ये समझ लीजिए, डॉक्टर्स की 4 दिन से स्ट्राइक चल रही थी फॉर बेटर पे एंड एमिनिटीज, और डॉक्टर्स का ये जूनियर डॉक्टर्स की स्ट्राइक थी और उनका कहना था कि सरकार से हम लोगों की बात हो चुकी थी, सरकार ने कमिट किया था। उसके बाद सरकार बिल्कुल साइलेंट हो गई थी, मौन हो गई थी। एक शैलेंद्र सिंह साहब के नाम के सज्जन हैं जिन्होंने एक पिटीशन जबलपुर हाई कोर्ट में डाली, और ऐसा लगता है कि सरकार के बिहाफ में ही डाली। उन्होंने कहा कि ये इतने डॉक्टर्स स्ट्राइक पे चल रहे हैं और कोविड के समय है। अभी 1-2 दिन पहले चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस सुजॉय पॉल की डिवीजन बेंच ने मध्य प्रदेश के जबलपुर बेंच से एक ऑर्डर किया। उन्होंने क्रिटिसाइज किया इन डॉक्टर्स की स्ट्राइक को और ये भी निर्देश दिया कि 24 घंटे के अंदर आप स्ट्राइक खत्म कीजिए, नहीं तो कड़ी कार्रवाई करे सरकार, नहीं तो कड़ी कार्रवाई करे, ये उन्होंने कहा। अब क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने ये किया, जो मध्य प्रदेश सरकार की जो मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर है, उसने तत्काल 450 जूनियर डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। और ऐसे होता है ना कि वेट कर रहे हैं, चलो अब दिखाते हैं, तुम्हें बताते हैं, आपने उसको कैंसिल कर दिया। उसके रिएक्शन में जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ करीब 450 डॉक्टर्स का, 3000 से ज़्यादा जूनियर डॉक्टर्स जो हैं, उन जो 6 मेडिकल कॉलेज से आते हैं, भोपाल, इंदौर, रीवा, ग्वालियर, जबलपुर और सागर से, उन्होंने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। अब वो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद मीणा, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम, पहली चीज़ उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जो भी इसका वो होता है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने हमसे कमिट किया था वो स्टेट गवर्नमेंट अभी तक नहीं दे रही, उस पर मौन साधे हुए है। और तीसरा, उन्होंने कहा कि हम फोर्स हुए हैं इस्तीफा देने के लिए, क्योंकि ये कह रहे थे आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, हम तो काम कर ही रहे थे, स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं और कड़ी कार्रवाई करें, तो अब हम उससे मुक्त ही हो जा रहे हैं। जब हम आपके उसी में नहीं रहेंगे तो आप मेरे ऊपर कौन सी कार्रवाई कर सकते हैं। तो इन वजहों से हमने यहाँ से इस्तीफा दिया है। ये बड़ी बात है। ये किसी देश में के किसी विमर्श में, किसी टीवी डिबेट में, किसी पेपर की हेडलाइन नहीं बनी है। 3000 से ज़्यादा डॉक्टर अगर एक स्टेट में, और वो भी जूनियर डॉक्टर्स, रेजिडेंट, मैं बार बार ये कहता हूँ, ये जो बड़े डॉक्टर हैं, जो ठेकेदार डॉक्टर हैं, जो बिजनेस चलाते हैं, जो मेदांता और अपोलो जैसे बड़े अस्पताल चलाते हैं, जो बिजनेस मॉडल है, मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि नहीं वो अगर ये नहीं होते तो देश का, मेदांता और अपोलो नहीं होने से देश का कोई नुकसान नहीं होगा। कुछ बड़े आदमियों को थोड़ी तकलीफ हो जाएगी कि उनको छोटी जगहों पे जाके इलाज कराना पड़ेगा, किसी आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ नेताओं को, कुछ मंत्रियों को, कुछ ब्यूरोक्रेट्स को दिक्कत होगी, बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आज मेदांता अपोलो की एक बात और मैं बता दूं, जो लोग इसकी वकालत करते हैं, ये जब सस्ती जमीन लेते हैं तो ये एफिडेविट देते हैं कि हम गरीबों की, कितने गरीबों की इन लोगों ने किया है, ये हेरा फेरी कर सकते हैं कागज में। लेकिन क्या सही में इन लोग में से कोई अस्पताल, आप लोग ईमानदारी से बताइएगा कि अगर आपकी नज़र में आया हो कि ये जो बड़े बड़े अस्पताल जो 10-20 लाख रुपए लेते हैं, किसी गरीब की भी मदद करते हैं? इस देश की जो डॉक्टर हैं, जूनियर डॉक्टर हैं, वो इस देश की चिकित्सा के उसकी रीढ़ की हड्डी हैं। आप उनको अगर ठीक से नहीं हैंडल कर रहे हैं तो ये बेसिकली निकम्मापना और ये एक सरकार का फेल्योर है। मेरे अनुसार सरकार को तुरंत आना चाहिए। इस कोविड में जहाँ पे डॉक्टर्स 1300 डॉक्टर्स IMA के अनुसार 1300 डॉक्टर्स ने अपनी जान दी है कोविड के काल में, इन जूनियर डॉक्टर्स के साथ बैठ के उनकी जो भी ग्रीवांस है, उनकी कोई ग्रीवांस आपका घर लिखवाना नहीं है, आपका मंत्री पद नहीं है, छोटी मोटी ग्रीवांस है, और भाई बेटर अलाउंस की बात कर रहे हैं, बेटर वर्किंग उसकी बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल उनके साथ बैठ के तुरंत नेगोशिएट करनी चाहिए और इस रिजिग्नेशन को जितनी जल्दी हो सके बिना कोई कड़ी कार्रवाई किए उनको वापस लाने का काम करना चाहिए। धन्यवाद।